नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के पांचवें शिफ्ट जिसकी परीक्षा 11 जनवरी 2023 को हुई थी उस पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संस्कृत, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के पेपर में 15 अंक का पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर डायरेक्टली आप उस पैराग्राफ में ढूंढ करके आसानी से दे सकते हैं। मेनली हम लोग फोकस करेंगे 15 अंक का जो पेडागोजी पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपने इस पर कंट्रोल पा लिया तो आप लैंग्वेज दो लैंग्वेज अटेम्प्ट करना होता है उसमें 25 से ऊपर ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं पेडागोजी पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय कक्षाया अध्यापिका वृहदाकारम पुस्तकम उपरि उत्थापयति। कहा यह जा रहा है कि दूसरी कक्षा की एक अध्यापिका है जो कि बहुत बड़े किताब को, देखिए वृहदकारम मतलब कि वृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा और पुस्तक यानी एक बड़े पुस्तक को ऊपर हाथ में लेकर के उठाती हैं। आगे पढ़िए, अखिला कक्षा ताम पुस्तकम पठती। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे उस किताब को पढ़ते हैं। आगे पढ़िए, तस्मिन पुस्तके स्थूल लाक्षणानि चित्राणि सरला पाठ्य सामग्री चास्ती। यानी कि उस पुस्तक में बड़े फॉन्ट में, बड़े, देखिए स्थूल का मतलब क्या होता है बड़ा, और अक्षराणी यानी बड़े अक्षर यानी बड़े फॉन्ट में बातें लिखी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए चित्राणी यानी कि उदाहरण भी दिए गए हैं चित्र के माध्यम से, और सरल पाठ्य सामग्री यानी कि सिंपल टेक्स्ट लिखा गया है। येन सर्वे बालाः पठने सम्मिलिता भवेयुः, ताकि बच्चे जो हैं आसानी से उसको पढ़ने में समझ पाएँ, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो बच्चे मिल करके पठन कर रहे हैं यह किसका अनुसरण किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे क्या हैं कि एक बड़ी सी किताब है जो कि टीचर अपने हाथ में ऊपर उठाई है और सभी बच्चे उसको मिल करके पढ़ रहे हैं, उसी को सभी बच्चे एक साथ मिल करके पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सहयोग करते हुए पठन है, यानी सभी बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं सहयोग करते हुए। ऑप्शन नंबर 2 सहयोगात्मक पठनम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निर्देशात्मक पठनम तो होगा नहीं, क्योंकि निर्देश अगर टीचर के द्वारा दिया जाता, इंस्ट्रक्शन दिया जाता तब ये निर्देश होता। कोई भी इंस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बस टीचर ने अपने हाथ को ऊपर किए हैं और बड़ा सा किताब है उसमें फॉन्ट बड़े बड़े लिखे गए हैं, चित्र दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं और पाठ्य सामग्री सरल है, उसको सभी बच्चे मिलकर के पढ़ रहे हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए निर्देशात्मक नहीं होगा। खंडित भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अलग अलग, जैसे कि बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता, खंड खंड कर दिया जाता, तब यहां पर खंडित होता। यहां पर बच्चे सभी बच्चे मिले हुए हैं। देखिए यहां पर अखिल कक्षा बोला जा रहा है, यानी पूरी कक्षा के बालक उसको पढ़ रहे हैं, तो खंडित पठनम भी नहीं होगा। उच्च स्वारेण पठनम भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर यह कतई भी मेंशन नहीं किया गया कि बच्चे उच्च स्वर में बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। तो यहां पर सहयोग करते हुए पढ़ रहे हैं, यानी कि सहयोगात्मक पठनम ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय कक्षायाश्च छात्रोः जतिनः श्रवणे काठिन्य मनुभवति। यानी दूसरी कक्षा का एक बालक है जतिन, जो कि सुनने में कठिनता महसूस कर रहा है, यानी उसे श्रवण विकार है, यानी उसके कान खराब है, वो सुन नहीं सकता है, इतना समझिए। ठीक है, दूसरी कक्षा का एक बालक है। आगे पढ़िए, तस्य सहायतार्थः भाषाया अध्यापक रूपेण उचिता रणनीति का भवितुम मरहति। यानी कि कहा यह जा रहा है कि उस बच्चे की सहायता के लिए एज ए टीचर आप कौन सी उचित रणनीति का चयन करेंगे। चारों विकल्पों में से कौन सी उचित रणनीति आप चुनेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है, देखिए, प्रधानाचार्यम सूचयिष्यन्ति यत भवताम कक्षा तम बालकम सहयोगम ना ददाति न च त स्वीकरोति। यानी कहा यह जा रहा है कि एज ए टीचर हम प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल को यह सूचित करेंगे कि कक्षा के अन्य बच्चे जो हैं वह उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो कि सुनने में श्रवण बाधित है, यानी कि जो सुन नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चले। क्यों? क्योंकि जो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, चाहे बच्चा श्रवण बाधित हो या फिर दृष्टि बाधित हो या फिर नॉर्मल हो, सामान्य हो या फिर बहुत प्रतिभाशाली हो या फिर बहुत कमजोर हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहां पर प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करेंगे, बल्कि एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सभी बच्चों को मोटिवेट करें कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये अगर हमें प्रिंसिपल को जाकर के सूचित करना पड़ा है, यानी कि एज ए टीचर ये हमारी फेल्योर है कि हम बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं कि सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। तो ये
निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प दिया गया है, देखिए ध्यान से, एतदृशान छात्रान अधिकेन दत्तावधानेन। देखिए दत्तावधानेन का मतलब कि ये ध्यान देने की बात की जा रही है। पाठनेन अन्येषां छात्राणां शिक्षण समयम अल्पम भविष्यति। कहा यह जा रहा है कि इस प्रकार के जो छात्र होंगे जिनको इस प्रकार का दोष है, जो सुन नहीं सकते, उन पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा उनके पढ़ने पर ध्यान देंगे और अन्य छात्रों को कम समय देंगे। देखिए यहाँ पर अल्प का प्रयोग किया गया है, शिक्षण समय अल्पम, यानी कि शिक्षण का जो समय है अन्य छात्रों के लिए, देखिए अन्य छात्रों की बात की गई है, उनको कम समय देंगे। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि अगर एक बच्चे को कोई दोष है तो उसकी सजा दूसरे बच्चे क्यों भुगतें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस बच्चे में केवल सुनने का दोष है तो उसको इन्फॉर्मेशन दूसरी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। जैसे वो सुन नहीं सकता, मौखिक तरीके से नहीं सुन सकता, तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का प्रयोग करेंगे, ताकि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसको अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने चेहरे के भाव भंगिमा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो बच्चा भी सभी बच्चों के साथ नॉर्मल अपने आप को समझे। अब अगर आप एज ए टीचर उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो बच्चा उसके मन में हीन भावना आ जाएगी कि मेरे में कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो सभी बच्चे मेरे से अलग रह रहे हैं या फिर टीचर मुझे अलग तरीके से पढ़ा रहा है। तो उसको ये महसूस ना हो, इसलिए हम लोग टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे उसको समझाने के लिए, या फिर कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाएंगे ताकि बच्चा भले ना सुन पा रहा है लेकिन विजुअल क्लिप्स देकर के चीज़ों को समझ पाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये विकल्प निगेटिव था क्योंकि ये केवल ऐसे बच्चों पर ध्यान देने की बात कर रहा था और नॉर्मल बच्चों को इग्नोर या फिर कम समय देने की बात कर रहा था, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद से दूसरा विकल्प दिया गया है, एतादृश छात्राः विशेष विद्यालयं गच्छेयुः तत्र ते उत्तम प्रकरणेन शिक्षुत महरन्ति। कहा यह जा रहा है कि इस प्रकार के छात्रों को विशेष विद्यालय में जाने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि उनको उत्तम विधि से वहां पर शिक्षण कार्य हो सके। तो ये तो सीधे तौर पर समावेशी कक्षा का विरोध हो गया ना, क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि चाहे बच्चे में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना है, आप उसको उसी कक्षा में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, और आप एज ए टीचर ये कह रहे हैं कि इनके लिए विशेष शिक्षा, विशेष विद्यालय की एक तरीके से हमें भेजना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि समावेशी कक्षा का ये सीधे तौर पर विरोध था। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, तस्य सहपाठिनः प्रेरयस्यति यत तेन सह वार्तालापे भाव भंगिमा मादिभिरः व्यवहरेयुः तस्य सहायकाश्च भवेयुः। कहा यह जा रहा है कि हम उसके सहपाठी यानी कि जो उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह बात करते समय, देखिए वार्तालाप के समय, अपने चेहरे की भाव भंगिमा यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर्स का प्रयोग करे ताकि वो बच्चा उनके जेस्चर्स को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके भाव भंगिमा को देख करके समझ पाए, क्योंकि वो सुन नहीं सकता लेकिन एटलीस्ट देख तो सकता है। साथ ही साथ उनके साथ देखिए सहायक पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का, सपोर्टिव उनके साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि वो बच्चा अपने आप को एक्सेप्टेबल फील करे उस कक्षा में। साथ ही साथ भाव भंगिमा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे अन्य बच्चे को ताकि वह एक्सेप्टेबल फील करे और लोगों की बातों को, कम्युनिकेशन को समझ पाए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, बालाः पठन लेखनात् पूर्वम पठन लेखन विषय यत जानन्ति तत् प्रारंभिक साक्षरता कथ्यते। यानी कहा यह जा रहा है कि प्रारंभिक साक्षरता जो होती है, जिसे अंग्रेजी में अर्ली लिटरेसी बोला जाता है, तो अर्ली लिटरेसी क्या होता है, विद्यालय में औपचारिक तरीके से पढ़ना और लिखना सीखने से पहले ही अगर बच्चे ने पढ़ना और लिखना सीख लिया है तो इसे ही हम लोग प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं, यानी कि अर्ली लिटरेसी कहते हैं, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया। देखिए, बाला पठन लेखनात् पूर्वम, यानी पढ़ना और लिखने से पूर्व बच्चा जो है वो पठन और लेखन के विषय में जान जाता है, यानी कि औपचारिक तरीके से विद्यालय में पढ़ना और लिखना सीखने से पहले ही बच्चा पढ़ना और लिखना जान गया है, तो इसे ही प्रारंभिक साक्षरता यानी कि अर्ली लिटरेसी बोलते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रारंभिक साक्षरता तदा प्रारभ्यते यदा प्रारंभे बाल्यावस्थां लालन पालन शिक्षा समय एव बालाः विद्यालय पठनम लेखनश्च शिक्षन्ति। यानी कहा यह जा रहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर
एजुकेशन होता है ECCE, यानी जब बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, LKG में पढ़ता है, उसके बाद अपर LKG में जाता है, यानी कि UKG जिसे आप कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे ECCE बोलते हैं। जैसे कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पढ़ा होगा कि बच्चे की आयु जब 3 से लेकर के 6 साल की होगी तब उसे तैयार किया जाएगा पढ़ने के लिए, और जब बच्चा 6 साल का होगा, 6+ होगा, तब उसे प्राइमरी में कक्षा 1 में भेजा जाएगा, ताकि बच्चा पूरी तरीके से तैयार रहे कक्षा 1 में पढ़ने के लिए। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली बच्चे को कक्षा 1 में भेज दिया जाता था, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता था। तो अब बच्चे को 3 से लेकर के 6 साल की जब बच्चे की एज होगी, तो उस दौरान उसको पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से या फिर बाल वाटिका के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और अगर बच्चा प्राइवेट में पढ़ना चाहता है तो उसको प्लेवे में पहले भेजा जाता है, उसके बाद नर्सरी, उसके बाद से LKG, फिर UKG में बच्चा पढ़ता है। इसे ही ECC के नाम से जाना जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि जब बच्चा ECC यानी कि प्लेवे में जाता है तो उस दौरान बच्चा जो पढ़ना और लिखना सीखता है उसे अर्ली लिटरेसी कहते हैं, उसे प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि प्रारंभिक साक्षरता क्या होता है? बच्चा जब औपचारिक तरीके से सीख रहा है, उससे पहले ही अगर बच्चे ने सीख लिया तो उसे प्रारंभिक साक्षरता बोलेंगे। अब बच्चा अगर ECCE में जा रहा है, यानी कि नर्सरी में भी जा रहा है, तो वो तो औपचारिक तरीके से जाकर के वहाँ सीखेगा ना, वहाँ पर औपचारिक तरीके से विद्यालय में वो सीखेगा। तो उस सीखने को हम लोग अर्ली लिटरेसी नहीं बोलेंगे। तो ये विकल्प गलत हो गया, यानी A सही है और R गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है यद्विषयम। देखिए, यदि प्लस विषयम इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि पर्टिकुलर किसी डोमेन के सेंस में कहा जा रहा है कि शब्द बोध दक्षता, यानी शब्द के समझने की दक्षता, कॉम्पिटेंसी, सह लय बोध दक्षतया, यानी कि जो राइम्स होते हैं, जो लय होते हैं, उसके समझने की दक्षता, योग्यता या फिर कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है। सह शब्दांतर्गत, यानी शब्द के अंतर्गत, ध्वनि बोध दक्षतया, यानी ध्वनियों के बारे में दक्षता, च सह शिक्षार्थिनः सोद्देश्यम भाषायाः सह समायोजित योजयति तदास्ति, यानी कहा यह जा रहा है कि किसी भी भाषा के शब्दों के अंतर्गत उसके ध्वनि के बारे में क्षमता, समझने की क्षमता, लय को समझने की क्षमता, शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता, इस प्रकार के डोमेन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के अवेयरनेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के अवेयरनेस को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के अवेयरनेस को ध्वनि अवेयरनेस, यानी ध्वनि जागरूकता के नाम से जानते हैं। और ध्वनि जागरूकता को ही क्या बोलेंगे? स्वनिमिक बोलते हैं। स्वनिमिक अभिज्ञा यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक शब्द राम है। अब इस राम में कहा क्या जा रहा है कि शब्द के अंतर्गत, ये राम एक शब्द हो गया, अब इस शब्द के अंतर्गत जो ध्वनि है उसकी समझ की बात कर रहा है। अब ध्वनि क्या होता है? किसी भी शब्द में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि बोलते हैं। जैसे ये शब्द था राम, तो ये राम शब्द के अंतर्गत ध्वनि किस प्रकार से मिलकर के बनी हुई है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें र मिला हुआ है, उसके बाद से आ की मात्रा मिली हुई है, और अंत में म मिलकर के ये बना हुआ है। क्या इसको और भी तोड़ सकते हैं? देखिए, ये स्वर होता है और ये व्यंजन है। व्यंजन जो होता है वो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर ये व्यंजन के नीचे अगर मैं हलंत लगा दूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें अ जुड़ेगा तब ये पूरा र बनेगा। जैसे ये म है तो नीचे हलंत में लगा दूँ तो ये स्वर रहित व्यंजन हो गया। अब इसमें अ जोड़ेंगे तो ये वर्णों के प्रति जागरूकता हो गया। यानी कि राम शब्द जो बना है वो इतने वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, इतने ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ है। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि शब्द के अंतर्गत ध्वनि के बोध करने की क्षमता, इस प्रकार की क्षमता को क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग ध्वनिक क्षमता या फिर स्वनिमिक अभिज्ञा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सहभाषाया विकारो, यानी भाषा की वह विकार, वह अक्षमता जिसमें संप्रेषण कौशलान, यानी कि बच्चे के कम्युनिकेशन का स्किल जो है, अवबोधन क्षमता, यानी अवबोधन यानी कि समझने की क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्पिटेंसी जो होती है वो भी प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ बच्चा जो कम्युनिकेट कर रहा है वो भी उससे प्रभावित हो रहा है, इस विकार से, इस अक्षमता से प्रभावित हो रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अधो अंकितेषु को अस्ति, यानी कि यह किस प्रकार का विकार है? तो ये इसे हम लोग बोलते हैं भाषा वैकल्यम, जिसे अंग्रेजी में डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिस्फेजिया। तो ये मानसिक अक्षमता की वजह से इस प्रकार का बीमारी होता है, जिसकी वजह से बच्चा
कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे देखिए, कम्युनिकेट यानी संप्रेषण करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही साथ वह चीज़ों को समझने में भी उसमें प्रॉब्लम होती है। तो भाषा वैकल्यम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी विकल्पों की अगर बात करें तो पहला दिया गया गणना वैकल्यम, जिसे अंग्रेजी में डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो अंकों के प्रति अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है, अंक नहीं समझ पा रहा है, या फिर गणित के सामान्य बेसिक जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसमें अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, तब यहाँ पर डिसकैलकुलिया होता है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार का कोई भी नहीं दिया गया है। गति समन्वय कहा जा रहा है, तो गति समन्वय को डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गति तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है ना, कि इसमें बस कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा है। कम्युनिकेशन किससे जुड़ा हुआ है? भाषा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें साफ साफ भाषा वैकल्य की बात की जा रही है, ठीक है। और बाकी चौथा दिया गया पठन वैकल्य, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, यानी पढ़ने में अक्षमता। तो यहां पर पढ़ने का तो कोई भी प्रश्न में जिक्र नहीं किया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 डिस्फेजिया यानी कि भाषा वैकल्यम इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कतमा पद्धति शिक्षार्थिनः सोद्देश्यम वार्तालापाय प्रतिभागिनो भवितुम सुअवसर प्रदानाय बलम ददाति यास्तान जीवनस्य वास्तविकानां परिस्थितीनां सामुख्यम कर्तुम प्रोत्साहयति। यानी कि कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि इस बात पर बल देता है कि बच्चों को पर्पजफुल टाक यानी कि उद्देश्यपूर्ण, देखिए क्या बोला गया, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करने के लिए कक्षा में उनको रियल लाइफ सिचुएशन प्रदान किया जाए। देखिए यहाँ पर सुअवसर प्रदान करने की बात की जा रही है, किसके लिए? जीवनस्य वास्तविकानां परिस्थिति, यानी जीवन की वास्तविक परिस्थिति, यानी रियल लाइफ सिचुएशन। तो ऐसा होता है कि जैसे बच्चों को कोई भाषा सिखानी है, तो उस भाषा में दो बच्चों को आपस में इंटरेक्शन यानी बातचीत करने के लिए बोला जाता है। अब बच्चे को कोई रियल लाइफ सिचुएशन दे दिया गया कि मान लीजिए कि कोई बच्चा मार्केट में गया था कुछ खरीदने, या फिर कोई मेला घूमने गया था, तो दो बच्चे आपस में उस पर बातचीत करेंगे। पहला बच्चा पूछेगा कि आप कहाँ गए थे, इंग्लिश में, या फिर जो भी टारगेट लैंग्वेज होगा उसमें वो लोग बातचीत कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो जो बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके भाषा को सीखते हैं। अब यहाँ पर परिस्थिति कैसी है? परिस्थिति रियल लाइफ सिचुएशन है। वो बच्चा मेले में घूमने गया था, उस परिस्थिति का वो वर्णन कर रहा है और दूसरे बच्चे से बातचीत कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसे हिंदी में या फिर संस्कृत में संप्रेषणात्मक भाषाया शिक्षण पद्धति कहते हैं। यानी कि संप्रेषण यानी कि बच्चा कम्युनिकेशन भी कर रहा है और उसके साथ साथ वह लैंग्वेज को भी सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, परिवीक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। परिवीक्षण को अंग्रेजी में स्कैनिंग बोलते हैं, यानी कि जो स्कैनिंग होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, स्कैनिंग जो होता है वो पठन का एक प्रकार है। जैसे कि कोई एक लेख है, तो उस लेख में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सर्च करना ही स्कैनिंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिकल का रिपोर्ट है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुगर का रिपोर्ट है, ब्लड शुगर का वो रिपोर्ट है, तो डॉक्टर के पास जब आप रिपोर्ट लेकर के जाते हैं तो वो रिपोर्ट पूरा नहीं पढ़ता है कि उसमें क्या लिखा गया है। उसमें वह शुगर लेवल को सर्च करता है जहां पर वो शुगर लेवल लिखा गया है। या फिर बीपी का कोई रिपोर्ट कोई मरीज डॉक्टर के पास ले जाएगा, तो वह सिर्फ रेंज को देखता है कि इसका बीपी कितने रेंज के बीच लाई कर रहा है, क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। तो यहाँ पर पूरा लेख क्या है? पूरा रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में से पर्टिकुलर किसी पॉइंट को सर्च करना। जैसे डॉक्टर ने उस केवल जो मरीज है उसका बीपी लेवल या फिर शुगर लेवल कितना है, बस वो उतना देखना चाहता है कि कितना रेंज में इसका लाई कर रहा है। तो पूरे लेख को ना पढ़ करके उस लेख में से पर्टिकुलर किसी पॉइंट को सर्च करना, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर फोकस करना, इसे ही बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, वस्तु विशेषम अथवा सूचनांश का मतलब कि सूचना का मतलब कि पूरा सूचना, पूरा लेख की बात की जा रही है और उसमें अंश जुड़ा हुआ है, यानी कि संपूर्ण ना करके उसमें से एक पार्ट की बात की जा रही है, यानी कि वस्तु विशेष से जुड़ी हुई सूचना का अंश। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शुगर लेवल का रिपोर्ट है, तो पूरा रिपोर्ट वो डॉक्टर नहीं पढ़ेगा, उसमें बहुत सारे रिमार्क भी लिखे रहते हैं, तो वो सब नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ उस रेंज को देखता है, उस वैल्यू को देखता है। यानी पूरा सूचना क्या है? पूरा सूचना तो पूरा रिपोर्ट हो गया, लेकिन उस रिपोर्ट में से उसका एक अंश केवल वो न्यूमेरिक वैल्यू को देखता है कि कितना इसका शुगर लेवल है या फिर बीपी लेवल है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एका अध्यापिका विश्वसिति यत् सामान्य संज्ञानात्मक विकास क्रमणेन एव भाषा विकसति सा कस्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यम नुसरती। यानी कहा यह जा रहा है कि एक शिक्षिका जो है वह यह मानती हैं कि जिस प्रकार से बच्चों में संज्ञान का
विकास होता है, उसके बाद बच्चे में भाषा विकसित होती है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत ये ऐसा माना जाता है? तो देखिए, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया था? उसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे बच्चे का संज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चे में भाषा का विकास होता जाता है। और इसके ठीक उलट लेव वाइगोत्स्की ये बताते हैं कि जब बच्चे का भाषा पहले आता है, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये कहा था बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और अंतःक्रिया करने के लिए क्या आवश्यक है? भाषा की आवश्यकता है। तो उन्होंने भाषा पहले बताया था, उसके बाद बच्चे के संज्ञान की वृद्धि होती है। और जीन पियाजे इसका ठीक उलट बताते हैं। जीन पियाजे पहले कहते हैं कि बच्चे में पहले संज्ञान आता है, उसके बाद उसमें भाषा का विकास होता है। देखिए, प्रश्न में यही बोला गया है कि कौन सा एक अध्यापिका ये विश्वास करती है कि बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास के क्रम में उसके बाद भाषा का विकास होता है। तो पहले संज्ञान, उसके बाद भाषा, ये कौन मानते हैं? ये जीन पियाजे मानते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे इत्यस्य बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षणस्य व्याकरणनुवाद पद्धति बालाघाते केंद्रीय करोति। यानी कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि पद्धति जो है, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, उसका केंद्रीयकरण क्या है? मतलब वो किस पर मेन फोकस करता है? ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, व्याकरण अनुवाद विधि यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? सबसे ज़्यादा ग्रामर पर फोकस किया जाता है। और जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए संस्कृत है, मान लीजिए इंग्लिश है, और बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए मदर टंग उसकी हिंदी है, तो जो इंग्लिश यानी जो टारगेट लैंग्वेज का जो कठिन वर्ड्स होगा उसका अनुवाद करके उसको मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज में बताया जाता है। इसीलिए इसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको अनुवाद कर दिया गया बच्चे की मदर टंग में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेन फोकस किस पर किया जाता है? ग्रामर पर किया जाता है। अब ग्रामर के अंतर्गत जैसे बच्चे को वाक्य किस प्रकार से बनाना है, तो वाक्य कैसे बनेगा? जैसे इंग्लिश है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। ये ग्रामर का स्ट्रक्चर है जिसे आप फॉर्म कहते हैं या फिर रूप कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई रूप केंद्रितम शिक्षणम, यानी कि ये जो सेंटेंस है उसके फॉर्म पर फोकस करता है, रूप पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधो अंकिताशु कतमा उपचारात्मक शिक्षण पद्धतेर विशेषता नास्ति। यानी कि कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेमेडियल टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, उपचारात्मक शिक्षण को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? एज ए टीचर जब कोई एक शिक्षक किसी संप्रदाय किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा लेता है तो उस कॉन्सेप्ट में आ रही समस्याओं को जानने के लिए सबसे पहले बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से बच्चे को उस कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या उसकी प्रमुख समस्या है, उसकी बारे में पता लगाया जाता है। अब जब बच्चे के प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया टीचर को, उसके बाद वो टीचर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पुनः शिक्षण करता है, जिसे रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं और जिसे हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण का विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। अस्याः प्रयोगो भाषा कौशलानि संवर्धयितुं कर्तुं शक्यते। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो रेमेडियल टीचिंग होता है, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, उससे बच्चे की भाषा स्किल को डेवलप किया जा सकता है, भाषा कौशल को संवर्ध किया जा सकता है, यानी उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जैसे कि रेमेडियल टीचिंग, जैसे ये मान लीजिए इंग्लिश का सब्जेक्ट है या फिर संस्कृत का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लैंग्वेज में जो भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्सेप्ट में, तो उस कॉन्सेप्ट को पहले तो हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से उस प्रॉब्लम को पता लगाया। अब रेमेडियल टीचिंग में उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बच्चे का पुनः शिक्षण किया। अब जब बच्चे का पुनः शिक्षण हो गया, यानी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है वह भाषा कौशल में निपुण हो जाएगा और एक तरीके से इंप्रूव करेगा अपने लैंग्वेज स्किल को। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो तो उसकी दूर हो चुकी। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, विशेष समस्यायाः समाधाने अस्या प्रयोगम कर्तुं शक्यते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को
दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, विशेष समस्या, मतलब कि किसी विशेष प्रकार की समस्या के समाधान यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण में बच्चे की प्रॉब्लम का हमने पता लगा लिया, अब उस विशेष समस्या को दूर करने के लिए तो रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या बोला गया था, निगेटिव पूछा गया था। तीसरा देखिए, छात्रायान समस्यान आह्वानानान च अनुभवन्ति तान भिज्ञाय अस्या प्रयोगम कर्तु शक्यते। यानी कि कहा यह जा रहा है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद से, देखिए यहां पे क्या बोला गया, समस्यायान आह्वानान, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम की पहचान, समस्या की पहचान करने के बाद से, और जो छात्र है, देखिए जो छात्र है वह जहां पर समस्या अनुभव कर रहा है, देखिए यहां पर बोला गया अनुभवंती तान भिज्ञाय, यानी कि तान में अनभिज्ञ इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि अनभिज्ञ का मतलब कि जो उसको समझ में नहीं आ रहा है और अनुभव के आधार पर वो उसको नहीं समझ पा रहा है, अपने आप से वो उसको नहीं समझ पा रहा है या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम और उस समस्या को एक तरीके से दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए जो रेमेडियल टीचिंग होता है, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि रेमेडियल टीचिंग क्यों करते हैं, जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर करने के लिए। यही तो बात विकल्प नंबर 3 कह रहा है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, निर्धारित मानकानुसारम, यानी कि निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षार्थीनाम अधिगमस्य मूल्यांकनम, यानी कहा यह जा रहा है कि निर्धारित मानक के अनुसार बच्चों, छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होता है, वहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन तो हो चुका डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से। वहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन करने के बाद से एज ए टीचर हमें पता चला कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम थी, बच्चे को कहाँ पर दिक्कत थी। अब उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना, उस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो यहाँ पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण में किया जाता है। तो ये हमारा निगेटिव सेंस में, और चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधो अंकितेषु कतमम बहुभाषीयता विषय उचितम नास्ति। यानी कि देखिए प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुभाषीयता यानी बहुभाषिकता के बारे में सही नहीं है, उचित नहीं है। बहुभाषिकता क्या होता है, तो एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। जैसे कि बच्चे जब पहली बार विद्यालय जाते हैं प्राइमरी लेवल में, तो हो सकता है कि वह विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसके बारे में ना जानते हों। जैसे कि मान लीजिए कि यूपी का कोई सरकारी विद्यालय है, तो यूपी की जो औपचारिक भाषा है जो विद्यालयों में बोली जाती है वो क्या है, वो हिंदी है। लेकिन मान लीजिए कि कोई पंजाब से आया हुआ बालक है, तो वो तो हिंदी नहीं बोल पाएगा अगर केवल वो मदर टंग अभी सीखा हुआ है। जैसे उसकी मदर टंग क्या होगी, पंजाब से आया तो पंजाबी होगी। उड़ीसा से कोई आया हुआ बालक है तो उसकी मदर टंग क्या हो सकती है, उड़िया हो सकती है। साउथ से कोई आया हुआ बालक है तो उसका तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में से आए हुए बालक की मदर टंग अलग अलग हो सकती है। अब चूंकि बच्चा केवल वही लैंग्वेज जानता है, केवल फर्स्ट लैंग्वेज ही जानता है, और विद्यालय में जो औपचारिक भाषा बोली जानी है जैसे कि हिंदी, वह उसके बारे में नहीं जानता, तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको मना कर देंगे कि तुम विद्यालय मत आओ। उसको उसकी मदर टंग में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देंगे। एज ए टीचर हमारी भी लिमिटेशंस है कि हम सबकी लैंग्वेज को नहीं जान सकते, आखिर हम कितनी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो यहां पर यह कहा जाता है एनसीएफ के अनुसार कि बच्चे को उसकी मदर टंग में बोलने का मौका दीजिए। धीरे धीरे वो एज ए टीचर हमारे संपर्क में जब आएगा तो वह विद्यालय की औपचारिक भाषा को धीरे धीरे बोलना सीखेगा और अन्य लैंग्वेज को सीखेगा। जैसे जब वो सीनियर सेकेंडरी में जाएगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उसे एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाना है। तो यहां पर बहुभाषिकता यही कहती है कि बच्चे अपनी मदर टंग से प्रारंभ करके विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं को सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमें निगेटिव वाला उत्तर ढूंढना है, कौन सा निगेटिव है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बहुभाषिणः छात्रा संज्ञानात्मक मयतायाम तथा च शैक्षणिक क्रियाकलापे एक भाषिभ्यः छात्रेभ्यो उत्कृष्टतरा भवन्ति। यानी कहा यह जा रहा है कि मल्टीलिंगुअल जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुभाषी छात्र होते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है, बहुभाषिण छात्र यानी बहुभाषिक छात्र जो एक से ज़्यादा भाषाओं को जानते हैं, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, देखिए संज्ञानात्मक जो उनका स्तर होता है और उनका साथ ही साथ उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, देखिए शैक्षणिक क्रियाकलाप, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होता है, वो ऐसे अभ्यर्थी जो एक भाषी हैं यानी जो एक भाषा को बोलते हैं उनसे उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कैसे, ध्यान से समझिएगा।
एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा को बोलने वाले बालक हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने कोई प्रश्न अपनी मदर टंग में पूछा, अगर बच्चा उसकी मदर टंग के संपर्क में आते आते अगर वो प्रश्न को समझ पा रहा है कि हाँ टीचर से वो क्या बोलना जा रहा है, तो हो सकता है कि वो प्रश्न में उसका भी डाउट हो, तो दूसरे बच्चे के प्रश्न पूछने के माध्यम से वह अपने डाउट को क्लियर कर पाएगा। साथ ही साथ लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही सीख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यूपी का कोई बालक है जो कि हिंदी बोलना जानता है लेकिन वो पंजाबी नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे अगर वो पंजाबी सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, तो एटलीस्ट ऐसे बच्चों से वो बातचीत कर पाएगा जो कि पंजाबी जानते हैं या फिर जो कि इंग्लिश जानते हैं या फिर तमिल तेलुगु मलयालम जानते हैं। तो बच्चा अगर जितनी भाषा को ज़्यादा जानेगा उतनी ही बच्चों से वो इंटरेक्शन कर पाएगा। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जितना ज़्यादा वो इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा, उसका संज्ञान उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही तीव्र होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा लैंग्वेज बच्चा जानेगा उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा दूसरे बच्चों से। यही तो बोला जा रहा है ना कि एक से ज़्यादा भाषा जानने वाले बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का जो स्तर होता है और उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। चूंकि ये पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे कौन सा बोला गया था, निगेटिव वाला पूछा गया है। तीसरा विकल्प देखिए, सर्वे छात्राः कक्षायां भाषणमाणः अन्योन्यस्य भाषा मध्य गच्छेयुः इति सुनिश्चितकरणाय सहायको भवति। यानी कि ये कह रहा है कि कक्षा के प्रत्येक छात्र जो हैं वो कक्षा के अन्य बच्चों की भाषाओं को सीख पाएं, इसके बारे में मल्टीलिंगुअलिज्म कहता है। तो यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा अपनी मदर टंग को तो बोलेगा ही बोलेगा, साथ ही साथ अन्य भाषा के लैंग्वेज के संपर्क में जब आएगा तो उन लैंग्वेज के बारे में भी वो सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उनके कुछ शब्दावलियों को तो जानेगा, उनके कुछ शब्दों को तो जानेगा। तो यही विकल्प नंबर 3 में कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला विकल्प देखिए, इदम गृहस्य भाषाया मध्ये विद्यालयस्य भाषाया मध्ये च स्वाभाविक विकास चरणे बलम ददाति। यानी कहा यह जा रहा है कि यह गृह की भाषा यानी मदर टंग, बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, और जो विद्यालय की भाषा है यानी कि जो औपचारिक भाषा है, उसके मध्य यानी उनके बीच में एक स्वाभाविक विकास का चरण पर बल देता है, यानी कि एक स्मूथ ट्रांजिशन डेवलप करता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बहुभाषिकता क्या मैंने आपको बताया कि अपनी मदर टंग से बच्चा प्रारंभ कर रहा है और धीरे धीरे विद्यालय के टीचर के संपर्क में जब आएगा तो विद्यालय के टीचर की जो भाषा होगी उसका अनुकरण करते करते वह विद्यालय की औपचारिक भाषा को बोलना सीख जाएगा। विद्यालय की औपचारिक भाषा क्या है? वही तो विद्यालय की भाषा है। और गृह की भाषा क्या है? बच्चे की अपनी मदर टंग। तो उनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि बच्चा मदर टंग से विद्यालय की औपचारिक भाषा को सीख जाता है बहुभाषिकता के अंतर्गत। यही तो मैं बता रहा हूं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रत्येकम छात्रः निपुणताम अधिगमनार्थम कक्षा विशिष्टस्य विशिष्टानि कौशलानि प्राप्युयात् इति सुनिश्चित करणाय सहायको भवति। यानी ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा जो है वह स्पेसिफिक स्किल और प्रोफिशिएंसी, प्रत्येक बच्चे दूसरे लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी और स्पेसिफिक स्किल को सीखते हैं। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, बच्चा दूसरे लैंग्वेज के संपर्क में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी का कोई बच्चा है जिसकी मदर टंग मान लीजिए कि हिंदी है, तो पंजाबी के जब संपर्क में आएगा तो पंजाबी बोल रहा बालक को सुन करके वो कुछ शब्दों को जान सकता है, लेकिन पंजाबी लिखना वो नहीं जानेगा। जब तक कि औपचारिक तरीके से उसको पंजाबी ना सिखाया जाए तब तक वो लिखना नहीं जान सकता। जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि उसमें कौशल और विशिष्ट गुण जो है उस भाषा के प्रति वह सुनिश्चित कर लेता है, यानी कि वह बिल्कुल एकदम प्रोफिशिएंट हो जाएगा उसमें, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चा उसके संपर्क में आएगा तो उसकी शब्दावलियों को जरूर जान जाएगा, लेकिन उसके लिखने के बारे में या फिर उसके कम्युनिकेट करने के बारे में शायद उतना प्रोफिशिएंट ना हो। चूंकि ये निगेटिव है और निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेपर को सॉल्व कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करके इस भाषा को समझाऊं और आपको पढ़ा रहा हूं। अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करके दोस्तों में शेयर करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षण काले कथा श्रावणम महत्वपूर्णम भवति। यानी कि भाषा शिक्षण काल के दौरान जो कहानी कथन होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, कथा श्रवण होता है, यानी कथा को सुनाना बच्चों को, ये महत्वपूर्ण होता है। आगे पढ़िए, कथायाः कथन संबंधे अधोलिखितेषु कथनेषु कथमं सर्वाधिक
महत्वपूर्णम अस्ति। निम्नलिखित में से स्टोरी टेलिंग के बारे में, कथा श्रवण के बारे में कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? तो देखिए, बच्चों को कहानी क्यों सिखाया जाता है? एक तो बच्चे कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं इसलिए, दूसरा कहानी के माध्यम से हम लोग पूरे लैंग्वेज को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए केवल कहानी नहीं सुनाया जाता, बल्कि कहानी के माध्यम से हम लोग बच्चे को ग्रामर बता सकते हैं। जैसे कि एक तो देखिएगा, जैसे कि मैं अगर बच्चे को टेंस के बारे में बताना चाहता हूं तो मैं बच्चे को बता सकता हूं कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था, उसके सामने अचानक से एक भालू आ गया। तो यहां पर बच्चे को बताया जा सकता है कि वो सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसे पास्ट कहते हैं। यहां पर बच्चे को टेंस आपने बता दिया एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद से बच्चे को जब आप कहानी सुना रहे होंगे तो एक वाक्य को लेकर के जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बच्चे को बताया जा सकता है। यानी कि जो पूरी भाषा है उसका एक एक अल्फ़ाबेट, भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? वर्ण होता है, ध्वनि होता है, साउंड होता है। यानी इंग्लिश की जब बात की जाए तो एक एक अल्फ़ाबेट के बारे में बच्चे को आप बता सकते हैं। साथ ही साथ वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं उन नए नए शब्दों के बारे में भी बच्चे को बताया जा सकता है कहानी के माध्यम से। यानी जो कहानी है ना, वो पूरे लैंग्वेज को अपने आप में समाहित किया हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में इसी को बात किया गया है। इदम भाषा पूर्ण रूपेण प्रस्तौति, यानी कि ये जो कहानी कथन होता है यह पूरे लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम कक्षा या छात्रान, यानी कि पहली कक्षा का एक के छात्रों को पाठनाय अस्माभिर मौखिक भाषाया विकासे अधिगम ध्यानम दात्वयम, यानी कि पहली कक्षा के बच्चों के लिए जो ओरल लैंग्वेज होता है उसके डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की बात की जाती है। ठीक है। अधो अंकितेषु कतमः कक्षाई अभ्यासः मौखिक भाषा या विकासे प्रथम कक्षायाश्च छात्रेभ्यः उपयोगी भविष्यति, यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो कि पहली कक्षा के छात्रों के मौखिक भाषा के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा? तो ध्यान से समझिएगा। चौथा दिया गया है अक्षर ज्ञानम। हमें किसकी विकास करना है? मौखिक भाषा का विकास करना है। मौखिक भाषा यानी जिसे बच्चा बोल सके, मौखिक तरीके से जिस भाषा को बोल सके। तो अगर मैं बच्चे को केवल अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊं तो क्या वो भाषा को बोल पाएगा? नहीं। अक्षर ज्ञान यानी कि अल्फ़ाबेट की बात की जा रही है। तो अगर मैं केवल बच्चों को ABCD बताऊं तो क्या वह मौखिक तरीके से उस अंग्रेजी के लैंग्वेज को बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, गीत गानम। गीत गानम यानी कि जो सिंगिंग राइम्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो राइम्स होते हैं ना, जैसे कि तुकबंदी वाले अंत में जैसे कविता आप पढ़ते हैं कि एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना वो ग्रामर से परे होती है। और जब हम लोग मौखिक तरीके से बोलते हैं कोई भी भाषा को, अगर मैं बोलूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर जो मैंने आई एम टीचिंग यू बोला ये ग्रामर के स्ट्रक्चर को फुलफिल करेगा। आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीच का ING फॉर्म, यहाँ पर टीच क्या है? मेन वर्ब है, और यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी भाषा जब बोली जाती है ना तो वो ग्रामर के नियमों का पालन करते हुए बोला जाता है। जबकि गीत जो होता है ना वो तुकबंदी में शब्दों को इधर उधर भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप जब देखेंगे कविता में जबरदस्ती के शब्दों का अंत में तुकांत बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को उसको पढ़ करके आनंद आता है। तो जब हम लोग बच्चे में मौखिक भाषा का विकास करना चाहते हैं तो मौखिक भाषा का विकास आप गा गा करके नहीं करेंगे। बच्चा आपसे बातचीत करेगा, दैनिक जीवन में बातचीत करेगा, मौखिक लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, तो वो गा गा करके थोड़ी करेगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, व्याकरणिक क्रीड़ा। व्याकरणिक क्रीड़ा का मतलब क्या हो गया कि जो ग्रामर गेम्स होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो ग्रामर को पढ़ना अलग चीज़ है और मौखिक लैंग्वेज का प्रयोग करना वो अलग चीज़ है। यानी कि बच्चा अगर केवल व्याकरण को के अंतर्गत सीख लिया तो इसका मतलब कतई भी नहीं है कि वह उस लैंग्वेज का प्रयोग कर पाएगा। जैसे कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश बहुत अच्छा लिख लेते हैं, ग्रामर के नियम भी जानते हैं, लेकिन वो मौखिक तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। प्रश्न हमसे मौखिक तरीके से बोलने की बात की जा रही है, इसलिए व्याकरण का गेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है भूमिका निर्वाह, जिसे अंग्रेजी में रोल प्ले बोला जाता है। अब बच्चे को जब रोल प्ले कराया जाएगा तो वह अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और जब एक्सप्रेस करेगा तो यही तो है मौखिक भाषा का विकास, यानी कि वह अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस कर पाए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रायेण भाषा शिक्षकः युग्मे यद्वा समूहे कार्याणि ददाति, यानी कि प्रायः भाषा शिक्षक को बच्चों को समूह में और
युग्म में जोड़े में कार्य करने के लिए, टास्क करने के लिए देना चाहिए। यदा शिक्षार्थिनः कार्यं कुर्वन्ति, जब बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं, तदा शिक्षकेण किम कर्तव्यम, उस समय शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को उस समय क्या करना चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कर्तव्य ये होता है कि वह बच्चों को मॉनिटर करे कि समूह में रहते हुए कोई एक बच्चा डोमिनेंट तो नहीं हो रहा है पूरे ग्रुप पर, सभी बच्चे सही से भाग ले रहे हैं या नहीं, सभी बच्चे दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, ये सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। देखिए आज हमारे देश में बाल केंद्रित शिक्षा जरूर है, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें कि तुम स्वतंत्र हो, तुम जो मन करे वो करो। ऐसा होता तो केमिस्ट्री के लैब में बच्चा कुछ भी केमिकल मिला करके ब्लास्ट कर देगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को आप स्वतंत्र स्वायत्ता देंगे, लेकिन उसे एक गाइडेड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, यानी उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा कि सिचुएशन जो हो रहा है वो आपके नज़रों के सामने होनी चाहिए और आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा स्वायत्त है और दो बच्चे मिलकर के तीसरे को पीट दें, नहीं, वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस प्रकार से सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं एज ए टीचर। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है इदम व ध्येयम छात्रा कक्षायाम कोहालम ना कुर्यम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि एज ए टीचर हम ये इंश्योर करेंगे कि कक्षा से कोई भी आवाज़ बाहर ना निकले छात्रों की। देखिए कोलाहल का मतलब क्या होता है, हल्ला या फिर आवाज़, नॉइज। तो यहाँ पर ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। देखिए कक्षा अगर बिल्कुल शांत है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे सक्रिय नहीं है। बच्चे सक्रिय रहेंगे, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अपने ज्ञान के निर्माण के लिए आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत जब होगा तो जाहिर सी बात है हल्ला होगा ही होगा। तो यहाँ पर हल्ला अगर नहीं हो रहा है कक्षा में, इसका मतलब कक्षा बिल्कुल निष्क्रिय है। तो यहाँ पर शांति रखना निगेटिव सेंस में माना जाएगा। तीसरा विकल्प देखिए, छात्राणाम स्वायत्तया ध्यानम कुर्वनम तान मुंच ताम, यानी कहा यह जा रहा है कि बच्चों के ऑटोनॉमी को, यानी बच्चे के स्वायत्ता को, बच्चे के स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट करते हुए जो शिक्षिका है उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षिका वहाँ से चल जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, मैंने आपको ये बताया कि बच्चे स्वतंत्र जरूर रहेंगे, स्वायत्त जरूर रहेंगे, लेकिन एक गाइडेड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बच्चे खुद से करके सीखेंगे, लेकिन एक तरीके से बंधे हुए वातावरण में होने चाहिए। कहने का मतलब कि टीचर उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये विकल्प कह रहा है कि उनको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए और टीचर वहां से चले जाना चाहिए। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, शिक्षकों व्यर्थम ना तिष्ठेत, कहा यह जा रहा है कि जो टीचर है वो आइडली, यानी बिल्कुल निष्क्रिय होकर के ना बैठे, और तेन किमपि पठनीयम यतो ही तस्य ज्ञानम वर्धताम, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो शिक्षिका है वह कुछ पढ़ते रहे ताकि उसका ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। तो देखिए यहाँ पर टीचर को बच्चे जब गतिविधि कर रहे हैं तो उनको मॉनिटर करना है, ना कि अपने ज्ञान की वृद्धि करना है। अपने ज्ञान को वृद्धि करने के लिए वो बाद में पढ़ सकता है, लेकिन उस समय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि बच्चे जो ग्रुप में काम कर रहे हैं उस ग्रुप में बच्चों को मॉनिटर करे और क्या बच्चे कर रहे हैं उसको ध्यान दे, और कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इन सब बातों का ध्यान देना होता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षक सुनिश्चितम कुर्यात, यानी शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए यत प्रत्येकम छात्र कार्य, यानी कि भवेतः तेभ्यश्च मूलभूताम सुविधाम ददात्य, यानी कि ये कहा जा रहा है कि टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो प्रत्येक छात्र हैं, प्रत्येक बच्चे जो हैं वो उस गतिविधि में पार्टिसिपेट करें और बीच बीच में टीचर के द्वारा उनको मदद देनी चाहिए। देखिए मूलभूत सुविधा की बात की जा रही है, यानी कि बच्चों को हेल्प की जानी चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग लें उस गतिविधि में, ये इंश्योर करना चाहिए टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक स्तरे प्रायेण शिक्षकः छात्रेभ्यः चित्रांकनाय अभिप्रेरयति यतो ही, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक जब छात्रों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो लिखना सीखने से पहले उनको ड्राइंग बनाने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। ऐसा क्यों? ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, समीप दूराभिमुखी का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि बच्चे का जो कंट्रोल होता है बॉडी पर, वो केंद्र से बाहर की ओर पाप आता है। जैसे देखिए यहाँ पर हार्ट के बाद बच्चा
आर्म यानी कि हाथ आएगा, उसके बाद से यहाँ पर हथेली आएगी और अंत में सबसे उंगलियां आती हैं। तो चूंकि पेंसिल जो बच्चा पकड़ना सीखता है वो उंगलियों के माध्यम से पकड़ना सीखता है, तो कंट्रोल सबसे पहले उसने अपने आर्म पर पाया, उसके बाद से हथेली पर और अंत में वह उंगलियों पर कंट्रोल पाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चा फुटबॉल को तो पकड़ लेता है लेकिन पेंसिल पकड़ने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि अभी उसकी उंगलियों पर उसका कंट्रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर जब बच्चों को ड्राइंग करना सिखाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने एक आम बनाया बड़ा सा इस प्रकार से, और जब बच्चे को बोला जाएगा कि इसको रंगिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चा क्या करता है, ऐसे ऐसे करके स्टार्टिंग में देखेंगे कि ऐसे ऐसे करके रंगता है, ऐसे ऐसे करके। इससे क्या होता है कि बच्चा अपनी उंगलियों पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि देखिए दो प्रकार के गतिक कौशल होते हैं। पहला होता है स्थूल गतिक कौशल, जिसमें बच्चे का पूरा बॉडी मूवमेंट करता है, जैसे जब बच्चा दौड़ रहा है। और दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। यानी कि जब बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हुए पेंसिल को पकड़ रहा है, वो उस समय बॉडी का मूवमेंट कम होता है। तो ऐसी गतिविधि को करने के लिए स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए बच्चे को ड्राइंग बनाने के लिए बोला जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह अपनी उंगलियों पर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया बालाह चित्रांकनाएं स्पृहयन्ति। देखिए कहा यह जा रहा है कि बच्चों को ड्राइंग बनाना प्रिय होता है, तो ये तो बात सही है, ड्राइंग बनाना अच्छा होता है, लेकिन इसका मेन एम ड्राइंग बनाना बच्चे को पसंद है या नहीं, ये नहीं है। क्योंकि टारगेट लैंग्वेज अगर बच्चे को सिखाना है, टारगेट लैंग्वेज को लिखना सिखाना है, तो ड्राइंग के लिए तो अलग सब्जेक्ट है। तो उसको ड्राइंग पसंद है तो उसको ड्राइंग वाले में कराना चाहिए। लेकिन ड्राइंग बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी उंगलियों पर कंट्रोल कर पाए, ताकि वह उस लैंग्वेज को लिख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बच्चा उसको लव करता है ड्राइंग को, इसलिए नहीं सिखाया जाता, बल्कि अपने उंगलियों पर बच्चा कंट्रोल कर पाए इसलिए सिखाया जाता है। दूसरा देखिए, इदम सहज कौशलानी विकासयति, यानी कहा यह जा रहा है कि यह ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करता है। ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि मैंने आपको क्या बताया, इसको स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं, यानी जिसमें बच्चे का पूरा बॉडी मूवमेंट करता है। अब दौड़ना जो है वो सहज कौशल के अंतर्गत आएगा। सहज कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। यहां पर उंगलियों पर कंट्रोल पा रहा है, ना कि अपने पैर पर, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, छात्रान कलाकारान निर्माण पयूतम सहायम भवति, यानी ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों को आर्टिस्ट बनने में, बच्चों को आर्टिस्ट यानी कि कलाकार बनने में मदद करता है। तो प्राइमरी लेवल का कक्षा 1 का बच्चा क्या ही कलाकार बन जाएगा, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों की उंगलियों पर कंट्रोल पाना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है। देखिए, इदम तुलिकायाः ग्रहण संचालन क्षमताश्च वर्धयति, यानी कि ये जो है वह बच्चों को उनके पेंसिल, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पेंसिल पकड़ने में, देखिए तुलिकायाः ग्रहणम संचालन क्षमताश्च वर्धयति, यानी कि पेंसिल पकड़ने में, उसकी उंगलियों पर कंट्रोल पाने में, ग्रिप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये उसको ड्राइंग बनाना सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।